चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, थोड़े से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं आप लोगों को कंप्यूटर पेडागोजी पढ़ाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे कंप्यूटर पेडागोजी क्या होता है? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि कंप्यूटर पेडागोजी क्या है। एक बात ध्यान रख लेना, रीट वाली पेडागोजी नहीं है, सीटेट वाली पेडागोजी नहीं है। मतलब आपके सेकंड ग्रेड वाली पेडागोजी या जो भी है, जहां पे भी आता है वहां ये वाली पेडागोजी नहीं है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर से मतलब अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए कंप्यूटर का सिर्फ एक वर्ड लिख के दे दिया गया है, पेडागोजी। अब है क्या पेडागोजी में, पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी रिसर्च करके आई हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना मौका नहीं दूंगी कि 10 किताबें पढ़नी पड़े, वो मैं पढ़ लूंगी। आप लोग नोट्स पढ़ लेना, ठीक है? इतना परेशान होने का बिल्कुल भी आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा कि यहां से पढ़े, वहां से पढ़े, ये करे, वो करे। वो मेरा काम है, वो सब मैं करके आऊंगी। वो रिसर्च करना मेरा काम है। आप लोगों को तो लिमिट में मिलेगा, और इतना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि अगर आपको कोई भी कहता है ना मुझे कंप्यूटर पेडागोजी पूरा आता है, नहीं भाई, कंप्यूटर पेडागोजी पूरा नहीं आता है, आपको उसका बेस आता है। क्योंकि मैंने खुद ने कंप्यूटर से डबल मास्टर्स किया है, कंप्यूटर साइंस से ही। आप लोगों में से किस किस ने मास्टर्स किया हुआ है, किस किस ने ग्रेजुएशन, और किसने मात्र पीजीडीसीए का डिप्लोमा ले लिया है और ये भी नहीं पता कि हमने पढ़ा क्या है? तो पीजीडीसीए वाले कितने हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक सी चीज पूछ रही हूं। क्योंकि राजस्थान में जनरली डिग्री मात्र उसके लिए ली जाती है कि मैं ग्रेजुएट हूं, किससे? कंप्यूटर से। आता क्या है पता नहीं, पेपर में क्या दिया पता नहीं। वो 10 इयर्स के पेपर्स थे, वो मैंने पढ़े रात में, सुबह मैं पेपर दे के आ गया और विद गुड मार्क्स में क्लियर हो गया। यही होता है कंप्यूटर। एक आपसे तो मैं काफी सीनियर हूं, दिखने में मैं छोटी लग रही होंगी, मैं आप लोगों से काफी सीनियर हूं, ठीक है? 6 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, 6 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से काफी सीनियर हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन भी की है, प्लस मेरी बहुत अच्छी रैंक भी रही है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मास्टर्स, डबल मास्टर्स इग्नू से किया है। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे ही तो हो नहीं गया। विद गुड मार्क्स, विद 77%, ठीक है? विद 77% मेरा क्लियर हुआ है। बाय द वे मेरा थीसिस, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। तो वही एक्सपीरियंस जो मैंने वहां फील किया है, वहां अपने यहाँ की तरह नहीं होता। या तो मुझे चश्मा उतारना पड़ेगा या मुझे ये माइक उतारना पड़ेगा, कुछ तो है, चीजें साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो माइक उतार दे, रिक्वायर्ड नहीं है? रिक्वायर्ड है, क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं ये मतलब जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उनको दी जाएगी, ठीक है? लाइव भी चल रही है क्लासेस। अच्छा, मुझे तो बच्चे दिख ही नहीं रहे, मुझे पता भी नहीं है, मैं मैसेज भी नहीं देख सकती। अब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग बता देना, कोई भी चीज समझ ना आए। एक चीज, कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगी। और कंप्यूटर हिंदी में ना पढ़ना। अब मैम संगणक बोल दो, इतना नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। मैम एग्जीक्यूशन को भी हिंदी में बोल दो, मैम प्रोसेस को भी हिंदी में बोल दो, नहीं। ये वर्ड्स आपको मैं इसलिए बोल रही हूं कि हो सके तो पेपर इंग्लिश में देखना। हिंदी आपका माथा भी खराब कर देगी, प्लस आपके, क्योंकि वो गूगल से ट्रांसलेट करते हैं और गूगल को नहीं पता कि वो क्या बता रहा है। तो इसलिए इंग्लिश में पेपर देखना ज्यादा इजी रहेगा, पढ़ पाओगे, इजीली कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए, कंप्यूटर पेडागोजी की जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने कुछ पढ़ा है अभी तक? कंप्यूटर का कुछ पार्ट फंडामेंटल पढ़ लिया? चल रहा है। डेटा प्रोसेसिंग का कुछ हुआ? वो फंडामेंटल के बाद ही बता देते हैं कि
प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग पढ़ा है ना थोड़ा बहुत? क्योंकि मैं एक चीज बता रही हूँ कि पेडागोजी पढ़ने के लिए आपका बेस कि कंप्यूटर है क्या ये आपको पता होना चाहिए, वरना सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। आपको भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। कल को मैं लिख दूं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, आप कहेंगे ये क्या है, इतना तो पता होना चाहिए। मैं बोल दूं हार्डवेयर, पता होना चाहिए। मैं बोल दूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पता होना चाहिए। मैं बोल दूं इंटरनेट, पता होना चाहिए। भाई बेस है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर अभी तक भी नहीं पता है तो बेकार है चीजें करना ही, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, बेसिक है। एक पल को ईयर याद ना रहे किसी को, कोई जरूरी नहीं है। वो तो 2-4 बार में सभी को याद होगी, क्योंकि मशीन तो हो नहीं, ह्यूमन बीइंग हो। सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, हार्डवेयर पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए, इंटरनेट पता होना चाहिए। कुल मिला के मैं अगर आपको बात करूं तो आपको डेटा प्रोसेसिंग पता होना चाहिए और फंडामेंटल पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें आसानी से पता है तो आप कंप्यूटर की पेडागोजी को समझ पाओगे। पेडागोजी है क्या? सिर्फ एक शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। मैं यहां लिख देती हूं। एक चीज याद रखना, मैं आप लोगों को लिखने का पूरा मौका दूंगी, हर एक चीज लिखवाऊंगी, लेकिन जब मैं बोलूं तब समझना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी समझ से जवाब दोगे। इसमें हर चीज लिखी हुई नहीं होती है। टीचिंग मेथड वगैरह ये सब, ये जनरली चीजें जैसे ही आपको पढ़ाने लगेंगे तो आपको पता है कि ये चीजें हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सिलेबस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बस आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ऑलरेडी, उसी को थोड़ा सा इनहेंस करना है, उसी को ही बाहर निकालना है। ठीक है? चीजें आपको सारी आती हैं। अगर आपको फंडामेंटल आता है तो आप कंप्यूटर पेडागोजी आराम से कर सकते हो। बस फंडामेंटल आना चाहिए। नहीं आता है, मैं हेल्प करूंगी। और भी पार्ट में कुछ भी पूछना हो आपको, डीबीएमएस का, नेटवर्किंग का, लैंग्वेज का, मैं हेल्प करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। ठीक है? तो यहां भी देखिए, थोड़ा सा सिलेबस निकाल के लेके आई हूं। ठीक है? अब मैं ये नहीं कह सकती कि यही सिलेबस है, क्योंकि सब लोगों ने आइडिया लगाया है भाई, सब लोगों ने ही आइडिया लगाया है। मैंने भी 2-4 जगह से सिलेबस देखा, और मैंने भी 2-4 बुक्स देखी, और उन्हीं के बेसिस पे सिलेबस लेके आए हैं कि हमें ये चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है? बेसिक वाले कितने हैं? सब बेसिक है। सीनियर इंस्ट्रक्टर का कोई नहीं है आप में से? 1 2 3, आप सीनियर इंस्ट्रक्टर के हैं। कोई नहीं, मैं कॉमन लेके चलूंगी, बेसिक वालों का भी होगा और सीनियर का भी होगा, बिकॉज लेवल किसी को नहीं पता है, और आरएसएसएम भी नहीं पता कर सकते, कैन नॉट डिफाइन, है ना? और आप तो पहले से पता लगा ही नहीं सकते, इसलिए इसके पेपर में आप सब कुछ पढ़ के चलो। ठीक है? ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, बेसिक वालों के हिसाब से मैं बात करूं या सीनियर इंस्ट्रक्टर की बात करूं, अपनी जितनी भी यूनिट है उसमें से पहली यूनिट ये दी गई है, और सेकंड यूनिट हमारी रीजनिंग की दी गई है। आई विल ऑल्सो हेल्प इन रीजनिंग। ठीक है? अब आप कहेंगे कि मैम क्या क्या, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर, रीजनिंग और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से मेरा एमएससी है। ठीक है? और एमसीए पीजीडी से आप लोगों वाला नहीं, मैंने अच्छे से किया है। ठीक है? बाय द वे, मेरी थीसिस, मेरे 2-2 डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट, एज अ डेवलपर रही हूं मैंने किया है, सब किया है। मैं इग्नू में जाके मैंने यही सोचा था क्यों आई मैं इग्नू में, लेकिन आज मुझे फील होता है कि मैंने अच्छा किया। एटलीस्ट जो चीजें मैंने, जिसकी डिग्री ली, वो चीजें मैंने सीखी है। क्योंकि इग्नू में रात में 1 रात पढ़ के आप पास नहीं हो सकते, 2 रात पढ़ के भी नहीं हो सकते, 6 महीने पढ़ना ही पड़ेगा। हर 6 महीने में सेमेस्टर होता है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़े तो आप फेल हो जाओगे। ये हकीकत है, हर कोई होता है। इग्नू बीए ही आराम से नहीं करने देता, ये तो एमसीए प्रोग्राम है, वहां का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम उसमें से एक एमसीए माना जाता है। ठीक है? वो बुक्स भी मैं आपके लिए हेल्पिंग रहेगी, क्योंकि मेरे पास वो बुक्स भी है, सारी है, तो आपको मैं बेनिफिट पूरा दूंगी। बस इतना रखना कि यहां से ये किताब ले ली, वहां से वो किताब ले ली, यहां से ये ले लिया, इस चक्कर में नहीं पढ़ना। क्या होता है, अब तो आप पढ़ लोगे, अभी तो आपके पास टाइम है।
एंड मोमेंट पे आप समेट नहीं पाओगे। एक बार पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता है भाई, वो आपकी मेमोरी में है, असेंबल कब होगा? असेंबल होने का तो टाइम ही नहीं दिया भाई। हमारी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। कंप्यूटर के पास कितनी चीजें, कितना डेटा पड़ा हुआ है, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर अपने आप से नहीं देगा जब तक कि आप उसे रिकॉल नहीं करेंगे। यही आपके ब्रेन के साथ होता है। तो मत पढ़ना, मैं तो कहती हूं बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, लिमिट में पढ़ना, बार बार पढ़ना, अच्छा पढ़ना। क्या होता है कि बहुत ज्यादा के चक्कर में जो लिमिटेड पढ़ा हुआ है ना, वो भी नहीं कर पाते हो आप लोग। और दो चार यूनिट है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक तो फंडामेंटल पे करना है, नेटवर्किंग पे करना है, डीबीएमएस पे करना है। हाँ, ये ही आपके मेन है। बाकी की वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह नहीं आती है, वो ज्यादा नहीं आता है, पार्ट उसका कम ही आता है। आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि इनका मेन रोल होता है। और पेडागोजी आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि पेडागोजी से आपके 10 नंबर तक कम से कम आएगा। और हम चाहते हैं कि ये 10 नंबर हमारा कहीं भी ना जाए, क्योंकि टेक्निकल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो किसी को नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट वहां का हमारा रिकवर यहां रहे। एक वो हमारी जो ये फर्स्ट यूनिट है, एक हमारी जो सेकंड यूनिट है मेंटल एबिलिटी वाली, मिस नहीं करनी है। थर्ड यूनिट जो हमारी फंडामेंटल है, मिस नहीं करनी है। ये वो पार्ट है जो हमें स्कोर करवाएंगे। अगर आपकी श्रद्धा है तो बहुत अच्छे से थोड़ा सा डीबीएमएस कर लेना, थोड़ा सा नेटवर्किंग कर लेना। और अगर आपकी श्रद्धा है तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये देख लेना कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं। बस मेन मेन चीजें यही होती है। यहां से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग देख लेना, बाकी का भी देखना, इन पे मेन फोकस करना है। हाईएस्ट स्कोर आपको ये ही देने वाला है। एसीएफ का पेपर मैंने दिया है और अभी तक रिजल्ट का कुछ ऐसा है नहीं कि वो क्या कर दे, लेकिन 100% क्वालिफाई होगा विद गुड मार्क्स। तब तक तो कोई, आपको पता है कितना वाइड सिलेबस दे दिया था, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं। इग्नू की बुक्स प्लस कुछ गेट वगैरह की, नेट वेट की बुक्स उठाई और उनसे पढ़ा था, तो वो ज्ञान यहाँ बहुत काम आने वाला है। आप लोगों को किसी भी पार्ट में कुछ भी पूछना हो, आप मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी इस पार्ट में। डेफिनेटली आप लोगों को की बता के चली जाऊंगी कि इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है, बस यही फोकस करना है, छोड़ दो इतने को। इतने से ही आप बहुत अच्छा मतलब क्या होता है ना, एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको। इतने भीड़ में से आपको इतना सा निकालना आना चाहिए, और जिस दिन ये निकालना आ गया ना, उस दिन पेपर क्लियर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये आपको करना है। तो आपके इसके लिए ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग ये आपका क्लियर होना जरूरी है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में, पेडागोजी का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, और सिलेबस के बाद मैं थोड़ा सा आपको पेडागोजी के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करूंगी, और फिर हम मेन पेडागोजी के पार्ट पे आएंगे। तो देखिए सिलेबस, पता है आपको कितने बड़ी बुक मिली है? 270 पेज की बुक में से आपको 40 पेज देने हैं। तो वो मेहनत मैं करूंगी, आपको नहीं करनी है। आपको तो बस वो 40 पेज अच्छे से पढ़ लेने हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, आपका जाएगा, सबका बाहर जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है, सब ब्लाइंड फोल्ड है, सबने बस आइडिया लगाया है। तो देखिए, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले आपको समझना होगा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्या काम है, यहीं से हमें सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूटर, इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए भाई, किस लिए इसे डेली लाइफ में वो किया जा रहा है, आप सब तो इस चीज से बिल्कुल भी अछूते हैं नहीं। आपका जो फोन है ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, ये भी एक तरीके का
कंप्यूटर ही है। ठीक है, अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो हमारे सेकंड यूनिट में ना टीचिंग मेथड आएंगे। बिल्कुल सही बोला आप में से जिस भी स्टूडेंट ने बोला है, पढ़ाने का स्टाइल क्या होना चाहिए और उस चीज की हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्टाइल से काम नहीं चलेगा, मतलब मेथड एक स्टाइल होती है, एक शैली होती है, उससे काम नहीं चलता है। उसकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है ये भी मैटर करता है। यहाँ पे ये कोई हिंदी नहीं है जो आपको रटवा दी गई, ये कंप्यूटर है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे स्टाइल के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी, मतलब आपको उसके मेथड के साथ साथ कि भाई कौन से तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवानी चाहिए। मैं आज आपको आऊं और यहाँ पे कंप्यूटर का सिर्फ आपको थ्योरी थ्योरी लिखवा के चली जाऊं, समझ आएगा? कंप्यूटर क्या, जब तक कि मैं आपको कंप्यूटर के पास नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट है और इसका ये काम है, ये भाई प्रिंटर है, ये स्पीकर है, इसका ये काम है, इसका वो काम है, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको लिखवा दिया, इनपुट डिवाइस जिससे डेटा इन करते हैं, आउटपुट डिवाइस जिससे हम डेटा लेते हैं। आपको समझ नहीं आएगा, आपको तो बस इतना ही पता है कि भाई होगा कोई कंप्यूटर, पता नहीं क्या चीज होगी। जैसे पहले के लोग थे, 90 तक लोगों के पास, 90 क्या 2000 तक भी लोगों के पास जब तक कंप्यूटर आम नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था पता नहीं कंप्यूटर ऐसी क्या मशीन है, हाथ वाथ तो ना कट जाएगा उससे। जैसे चारा वारा काटने की मशीनें होती थी, लोगों को नहीं पता था कि इतनी स्मार्ट थिंग है ये, कि इसके लिए आपको सिर्फ इसको कमांड देने हैं, आपको तो बस अपनी उंगली दबानी है, सारा काम ये करेगा। ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है इसके हकदार आप सभी हैं, आप सभी के लिए। अच्छा, इसी चीज को आपको प्रैक्टिस में इसलिए लाना है ताकि उसकी क्रिएटिविटी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप लोगों को ये चीजें सिखा दी जाए तो हो सकता है आप लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो पहले किसी ने नहीं बनाया। इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स समझ रहे हैं ना, आईओटी आजकल कितना आ गया है। पहले किसी ने सोचा था कि भाई आप के हाथ में पहले जाते थे, डब्बे से फोन उठाते थे, बात करते थे, क्या आपको पता था कि ऐसा जमाना आएगा कि आप खड़े खड़े बात करेंगे, कोई उस तार के कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा? आपको पता था? अज्यूम किया था? नहीं। उस चीज को समझा, उस चीज की प्रैक्टिस की, तभी तो आपकी क्रिएटिविटी जनरेट हुई, तभी तो आपको पता चला कि आपके अंदर क्षमता है इस चीज को बनाने की। तो मेथड क्या करते हैं और प्रैक्टिस क्या करती है, पेडागोजी क्या करती है, जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेके आना, उसको बाहर कैसे लाना है और उसको प्रैक्टिस करके आप उसे कैसे परफेक्ट बना सकते हो, आप उसे कैसे इनहेंस कर सकते हैं, आप उसे कैसे और बढ़ा सकते हैं, यही क्या करती है, पेडागोजी करती है। शिक्षा तो है आप सभी के पास, आपने उस शिक्षा को एक्नॉलेज कितना किया है? आप में से ईमानदारी से बता देना कि कितने लोगों को, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारी लैंग्वेज बहुत डेप्थ से, कितने लोगों को बेसिक बेसिक पार्ट आता है ईमानदारी से, कि भाई हम बेसिक बेसिक को कोई ना भी पढ़ाए ना भी समझाए तो हम बेसिक बेसिक चीजें समझ सकते हैं, समझ सकते हो? नेटवर्क की कितनी वो उसकी नेटवर्क पे जब आप इंटरनेट से मैसेज पास करते हैं या फोन से आप मैसेज पास करते हैं, कितने लेयर से जाता है? फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। मैंने तो पूछा ही नहीं क्लाइंट की है रिसीवर की, मैंने तो पूछा ही नहीं सेंडर की या रिसीवर की, आपको तो बेसिक ही पता है। जब भी आप मैसेज सेंड करते हो एक एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, रिसीवर ही तो फिजिकल वे में उसको रिसीव करता है। चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझना, एग्जामिनर ऐसे ही उलझाएगा। एक क्लाइंट, एक होती है सेंडर की साइड और एक होती है रिसीवर की साइड। सेंडर की साइड से ऐसे डेटा चलता है और रिसीवर की साइड से डेटा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। एपीएस टीएनडीपी नाम याद हो ही गया होगा, एप्लीकेशन लेयर और आपकी वो प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह सभी का। एपी वो सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और वो आपको पता होना चाहिए कि कहां से डेटा, अगर हमने यहां से सेंड किया है तो डेटा पहले डेटा की फॉर्म में ही रहेगा, फिर डेटा सेगमेंट्स की फॉर्म में जाएगा, डेटा पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा, डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में जाएगा और फिर डेटा बिट्स की फॉर्म में जाएगा, फिर से डेटा रिसीव होगा डेटा। तो ये वाली चीजें आपको
कब पता चली? जिन्होंने एक्नोलेज किया है, बहुत अच्छी चीज है। जनरली स्टूडेंट एक्नोलेज नहीं करते हैं, बस हमने कंप्यूटर की डिग्री ले ली, अब जहां काम करना है वहीं जाके सीखेंगे। किसी भी चीज को पढ़ के उसे एक्नोलेज करना, मतलब उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना ही आपकी अंदर की एक चीज जो आपने इनहेंस करके निकाली है, आपकी एबिलिटी, आपकी एक क्षमता है, और आप नहीं पहचानते हो उसे। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 30-40 की उम्र में पता चलेगा जाके कि देखो मैं ये सॉफ्टवेयर बना सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। जैसे मान लो अभी आप इस चीज में एंगेज हो जाते हो, आप पढ़ाने लग जाते हो, पढ़ाते पढ़ाते आप खुद भी सीखोगे। जिस दिन आप पढ़ाने लगोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको मात्र 20-30% चीजें ही आती थी, क्योंकि आप सिंगल माइंड हो। 1000 माइंड्स के साथ जब आप खेलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ा कैसे जाता है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तब आप सोचोगे इस चीज को तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। आप कितने ही धुरंधर होके चले जाओ, नहीं मुझे ये आता है, नहीं। इसलिए कहते हैं टीचर इज ऑल्सो अ गुड लर्नर, वो भी हर दिन नई चीजें सीखता है। ठीक है, तो हर किसी को ये चीजें सीखनी है, और इन चीजों को ना बिल्कुल बेसिक फॉर्म में लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली टीचिंग मेथड की और टीचिंग अप्रोच की। एक चीज बात मत करो, मुझसे पूछ लो कोई भी चीज है, या फिर आप बोल दो मैम 5 मिनट का टाइम दे दो, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं डेफिनेटली आपको टाइम दे दूंगी। क्या है ना कि मेरा फ्लो टूटता है, मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत है। बिल्कुल बेझिझक होके पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला टीचिंग मेथड वाला पार्ट मुझे पढ़ाना है कि भाई हमें क्या क्या उसकी स्टाइल यूज करनी चाहिए, उसके लिए हम कौन कौन सी चीजों का रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोजेक्टर हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी, बोर्ड पेन पेपर, इससे काम चल जाएगा। आपके लिए प्रैक्टिकल सारी चीजों का प्रैक्टिसिंग करनी भी जरूरी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये मेथड कौन कौन से हैं। आजकल तो बहुत एडवांस एडवांस मेथड आ गए हैं, ठीक है, उन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। देखो भाई, कंप्यूटर की एजुकेशन का जब हमने बात की, तो उसके लिए हमें कैसा करिकुलम रखना पड़ेगा, क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, किस किस चीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप जब भी पढ़ते हैं, आपने स्कूल टाइम से देखा है करिकुलम क्या होता है। जब आप पूरा साल पढ़ने के बाद लास्ट में जो आप एग्जाम देते हो, वो आपके करिकुलम ही होता है, आपके रिजल्ट एक तरीके से। तो उन्हीं चीजों से पता चलता है ना कि आपने वो चीजें कितनी सीखी है। प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है, हर एक चीज होने लग गई, वाइवा होता है, मौखिक होता है। तो ये इससे आपका हम करिकुलम कर पाते हैं, इससे असेसमेंट हो पाता है कि आपने क्या पढ़ा है, इससे फीडबैक मिलता है कि आपको कितना आया है। मैं आज आपको सिखा के चली गई, जब तक कि मैं आपसे एक दो टेस्ट ना ले लूं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या क्या वो करना है। जब तक कि आप एक ही बुक पे अटके रहेंगे, आपको नहीं पता कि कौन सी बुक बेस्ट है। मैं कहूंगी ये ई बुक है, आजकल तो ई बुक बहुत चलती है, ठीक है, ई बुक है। मैं कहूंगी आपको इस राइटर की बुक पढ़नी है, उसकी पढ़नी है। तो ये हमने क्या किया है, करिकुलम ही तो निकाला है। इस सबके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितना मैंने आपको सिखाया, कितना आपको आया है, किस चीज के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं। वो सारी चीजें हम, हालांकि वो स्टूडेंट को आपको भी सिखानी होगी, क्योंकि आगे जाके आप भी टीचर बनेंगे, आप भी उन चीजों को एनालाइज करेंगे, आप भी उन चीजों को पता करेंगे, आपको भी वो चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें कौन सी बुक किस तरीके से क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से करिकुलम कर सकते हैं, किस तरीके से हम मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हर जगह परसेंटेज ही नहीं होनी चाहिए, सीजीपीए और ये ग्रेड सिस्टम और ये बहुत सारी चीजें, करिकुलम के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, तो वो है हमारा कंप्यूटर टीचर एंड कंप्यूटर लैबोरेटरी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर के लिए लैबोरेटरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां पे रीट वाले रीट वाले टीचर्स आके बैठ गए हैं पढ़ाने के लिए। नहीं भाई, नहीं चल सकता काम।
आपको खुद को नहीं पता कि कंप्यूटर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। आप पढ़ाने आ गए हो, थोड़ा सा बच्चों के साथ यहाँ पे इंसाफ करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैबोरेटरी की बात करते हैं हम। कंप्यूटर की लैब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने आपको सिखा दिया और आपने आज तक कंप्यूटर ही नहीं देखा है, आपने लैब की शक्ल ही नहीं देखी। जनरली हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को आएंगे, पता नहीं क्लास क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन लैब की बच्चे शक्ल ही नहीं देखते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है लैब क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता कंप्यूटर क्या है। अदरवाइज आज अगर अगर आप देखें 5 साल के बच्चे को भी अगर आप कंप्यूटर दे दोगे, थोड़ा बहुत चीजें पढ़ना जानता है, थोड़ी बहुत चीजें सुनना जानता है, समझना जानता है, वो कंप्यूटर को खुद से पूरा का पूरा रन करवा लेगा, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत आसपास प्रैक्टिकली देखा है, वो देख रहा है चीजें। मैंने आपको बोला कि देखो भाई, हार्डवेयर ऐसा हो सकता है जिसे आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसे आप छू नहीं सकते। बस मैंने आपको इतना बताया। कल को आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, आपको पता ही नहीं, आपने सिर्फ सुना है कि जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जिसे रीड कर सकते हैं, आपने नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको सामने ले जाके बिठाया प्रैक्टिकली, देखो भाई ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है। हार्डवेयर से डेटा इन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर, वो सॉरी हार्डवेयर से कह रही हूँ, इनपुट डिवाइस से डेटा इन करते हैं और आउटपुट डिवाइस से डेटा हम उसका रिजल्ट देखते हैं एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये चीजें जब मैंने आपको ले जाके बताई, दिखाई, आपको प्रैक्टिस करवाई, आपको प्रैक्टिकली दिखाया, तभी तो आप समझ पाए, ऐसे तो नहीं समझ पाए होंगे। तो देखो, चीजों के लिए कंप्यूटर टीचर भी होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि रीट वाले टीचर को आपने साइक्लो या पेडागोजी पढ़ने बिठा दिया, उसे खुद को नहीं पता सीएमएल क्या होता है, सीएआई क्या होता है, सीएएल क्या होता है। आप कहोगे मैम ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये सीखने के स्टैंडर्ड मेथड है, आपको बताया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी। इसलिए कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर टीचर का ही होना जरूरी है और कंप्यूटर की ही लेबोरेटरी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको मैं फिजिक्स की लैब में लेके चली जाऊं या मैं आपको केमिस्ट्री की लैब में लेके चली जाऊं, वहां पे हमारे अच्छा पता भी होना चाहिए। एक टीचर पता कर सकता है कि एक उसका रूम का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। अभी आपने टोपोलॉजीज पढ़ी है, नेटवर्किंग, कैसा नेटवर्क होना चाहिए, पूरे ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कौन सा कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए, डेटा की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, बस सिस्टम में होना चाहिए, रिंग टोपोलॉजी होनी चाहिए। भाई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होने चाहिए, ये बेहतरीन तरीके से कौन बता पाएगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर टीचर। रीट के टीचर को तो खुद को नहीं पता टोपोलॉजी क्या है, वो उसका हिंदी मीनिंग ढूंढेगा और फिर आपको आके बताएगा। अब टोपोलॉजी का मेरे हिसाब से कोई हिंदी मीनिंग नहीं होना चाहिए, टोपोलॉजी को आप टोपोलॉजी करके ही पढ़ेंगे। और पता नहीं कोई ऐसा विख्यात शिक्षक आ जाए जो निकाल लाए इनका भी मीनिंग, संगणक वंगणक और ये बहुत सारे। आपको इतने में नहीं जाना है, याद रखना। पेपर इंग्लिश की तरफ से देखोगे, हिंदी बहुत गड़बड़ करवाएगा और एंड में जाके आपका आंसर माने ना माने वो आरएसएसएमबी की मर्जी भी होती है, क्योंकि कई बार ये गलत आंसर को मानता है और बार बार मानता है, बार बार एक्सेप्ट करता है उसे। तो कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर की लैबोरेटरी यहाँ पे होना आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद जो हम 5th यूनिट पढ़ेंगे, वहां पे लेसन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और उसका इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। आप लोगों ने तो बीएड नहीं की है, आप लोगों ने तो बीएड नहीं की है, आप लोगों ने सुना तो होगा कि क्या कर रहे हैं, हम लेसन बना रहे हैं। क्योंकि हमें पढ़ने से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद तैयार करना पड़ेगा कि हमें वो सिखाना कैसे है, हमें क्या क्या चीजें उसमें बतानी है, किस किस चीज के माध्यम से बतानी है। वो कॉपी पे भी तैयार करते हैं, वो चार्ट पेपर पे भी तैयार करते हैं, वो बोर्ड की भी हेल्प लेते हैं और कंप्यूटर वाले कंप्यूटर की भी हेल्प लेते हैं और साइंस वाले लैब की भी हेल्प लेते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फिजिक्स की अगर लैब है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो लेसन की प्लानिंग कैसे होगी और उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे। भाई किसी भी चीज को आप सिखाते हो, मैं आपको सिखा रही हूं, जब तक कि मैं आपका टेस्ट नहीं लूंगी मुझे पता कैसे चलेगा आप कितना सीख पा रहे हैं।
उसका इवैल्यूएशन भी करना जरूरी है, उसका पता लगाना जरूरी है कि आपको कितनी चीजें समझ आए। अब आप ये मेन मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं, अगर मैं आपको इसका पूरा सिलेबस लिखवाने बैठ जाती तो आप घबरा जाते। वो मेरा काम है, हर एक चीज मैं आपको मैं सर से बोल के आपको प्रोवाइड करवा दूंगी पूरा सिलेबस, ताकि आप घबराओ ना, बस देखते रहो ये चीजें करनी है और मैम ये करवा देंगी। करवाने का काम मेरा है। अगर आज ही मैं आपको वो 2 3 4 पेज पकड़ा देती तो आपकी हालत खराब हो जाती कि भाई इतना सब पढ़ना है क्या। नहीं भाई, वो एक्सट्रैक्ट करने का काम हमारा है ना, वो हम करके लेके आएंगे एक्सट्रैक्ट आपके लिए। तो देखिए, कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्या यूज है, किस लिए किया जा रहा है। हर एक एजुकेशन का जैसे एक रोल होता है, ऐसे ही कंप्यूटर एजुकेशन, और कंप्यूटर एजुकेशन का तो आजकल इतना रोल है कि आईओटी के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, आईए के लिए, मतलब ये हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के लिए, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हर चीज के लिए आजकल कंप्यूटर का मेन रोल है। अभी तक आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। जब तक कि आप टेक्नोलॉजी को समझोगे नहीं, आप शिक्षक नहीं बनोगे। अभी तक आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के गुलाम हो, आपका उसके बिना काम नहीं चलता। आपको फोन की बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पता है जो आपका फोन आपको इंडिकेशन शो करता है। तो उन्हीं चीजों को समझना है, उन्हीं चीजों को रूटीन लाइफ में लाना है और देखना। अब जब आप उस चीज को समझने लग जाओगे कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, जिस दिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, उस दिन आप उन चीजों को बदलाव लाने लग जाओगे। आपने अगर थोड़ी से अपने सी लैंग्वेज पे और जावा वगैरह पे, सी प्लस प्लस वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं गारंटेड कह रही हूँ आप खुद अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप कहोगे नहीं नहीं, फेसबुक ने नहीं ये फैसिलिटी नहीं दी है, फेसबुक ने ऐसा कर दिया है, ऐसा करते हम अपनी नई चीज बनाते हैं, हम उस चीज के अंदर इस तरीके से डालते हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी के पूरे तरीके से गुलाम हैं। आपको पता है आने वाले समय में हमारा जो डेटा है वो हर तरीके से, आपको कैसे पता कि जो चीज आपने फेसबुक पे सर्च की थी, जब आप यूट्यूब खोलते हो तो उसका ऐड आता रहता है, आता रहता है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चलता है। ये आपका बिग डेटा, मतलब आपका डेटा होता है ना, आपने क्या चीज सर्च की है वो चीज आपकी इकट्ठी होती रहती है। आपकी सारी जानकारी, एक तरीके से आपकी कोई भी चीज हिडन नहीं है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा चुकी है। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको क्या चीजें दिखानी है, वो कंप्यूटर अब आपको आपका फोन अपनी मर्जी से दिखाने लग जाता है। आपने एक दिन देखा प्रियंका चोपड़ा, अगले दिन देखोगे आप प्रियंका चोपड़ा की न्यूज आ रही है। आप यूट्यूब पे जाओगे प्रियंका चोपड़ा आ रही है, फेसबुक पे जाओगे प्रियंका चोपड़ा आ रही है। शुक्र है कि व्हाट्सएप पे अभी ऐड नहीं आते हैं, वरना वहां भी प्रियंका चोपड़ा आएगी। व्हाट्सएप पे भी आप ध्यान देते होगे, योर मैसेज इज टोटली एनक्रिप्टेड, पढ़ते हो क्या? चलो अच्छा है, आपका डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है, एनक्रिप्ट होता है। लेकिन क्या फेसबुक पे ये लिखा हुआ आता है? नहीं आता है। और वाकई आपका डेटा वहां सुरक्षित भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस पे भी नहीं है, लेकिन उसके कंपैरेटिव यहाँ आपका सेफ है, उसके कंपैरेटिव। टोटली सेफ मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, टोटली सेफ आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं, जब आप उन चीजों को, मैं तो कहती हूँ क्रिएटिविटी, अगर आपने फंडामेंटल पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ लिया, नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग इंटरनेट पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग पढ़ ली, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको पता है, आपके लिए ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर के लिए कौन से मेथड होने चाहिए, क्या कंप्यूटर के लिए केवल थ्योरेटिकल स्टडी होनी चाहिए, आप कहोगे नहीं, उसके लिए तो प्रैक्टिकल जरूरी है, उसके लिए लैबोरेटरी जरूरी है, उसके लिए इंटरनेट भी जरूरी है। पहले का टाइम था जब बिना इंटरनेट के हमें पढ़ा देते थे, आजकल इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें आपको पता है, बस उनको असेंबल करके बताना है कि भाई देखो ये चीज यहाँ इस तरीके से यूज करनी है, ठीक है, आता आपको सब है। तो ये वाली चीजें मैंने जितनी बताई आपको आती हैं, पता है ना सारी चीजें, बस उन्हीं चीजों के अंदर कुछ और चीजें ऐड करके आपको वो चीजें याद करवानी है। तो कंप्यूटर एजुकेशन, जिसमें पेडागोजी की, कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों इसका यूज है, क्यों इस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और क्या क्या इससे आपको बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या इससे आप आगे आने वाले समय में फायदा उठा सकते हैं, लर्निंग वगैरह का, सब इसके अंदर बात करनी है। टीचिंग मेथड और अप्रोचेज, अब इस चीज को सिखाने के लिए कि भाई कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी तो है, लेकिन इसको सिखाया कैसे जाए, इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाए। आपने तारे जमीन मूवी देखी है?
वो भी एक तरीके का क्या है, टीचिंग मेथड पे ही बेस्ड था, है ना। हर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से समझ आता है। आप एक चीज याद रखना, एक आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको नहीं आएगा, मम्मियां आपको पहाड़े दे देती हैं, ठोकती हैं, पीटती हैं, नहीं सीखते। लेकिन मम्मी ने 4 दिन स्कूल में क्या भेजा, बच्चों के साथ तेज तेज बोल के, आपको भी नहीं पता कि आपको पहाड़ा आ गया। टेबल्स लर्न हो जाती है ना। वो एक मेथड है। क्या है वो? मेथड है। वो एक स्टाइल है, वो एक शैली है आपको सिखाने की। मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है, इसके अंदर जो भी जिस भी चीज पे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, जो भी चीजें काम कर रही हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है, जिसको आप छू नहीं सकते, वो सब सॉफ्टवेयर। आपको समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही मान लो कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं आपके पास फोन लेके आई, मैंने कहा देखो भाई ये हार्डवेयर है और इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रही है, मैंने कहा टेलीग्राम क्या है, एक एप्लीकेशन है, जो भी चल रहा है क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर। आपने कहा हाँ अब समझ आ गया। ठीक है। तो उसके लिए टीचिंग मेथड और उसके लिए मैंने क्या क्या अप्रोचेस यूज किए हैं आपको सिखाने के लिए, वो चीजें जरूरी होती है। कंप्यूटर एजुकेशन, उसके लिए मुझे कौन कौन सी आपको बुक देनी है, किस किस तरीके से आपको सिखाना है, कौन कौन से उसके लिए अलग अलग एडवांस चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर। कंप्यूटर टीचर एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का ही टीचर होना चाहिए, रीट वाले पेडागोजी वाले टीचर्स को खड़ा ना करे। हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब में ना भेजा जाए, हमें ज्योग्राफी की लैब की जरूरत नहीं है, हमें कंप्यूटर लैब की ही जरूरत है। हमें कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करनी है, लेसन और प्लानिंग। कि भाई मैं आपको पढ़ाने के लिए डेफिनेटली मैं भी लेसन तैयार करके आती हूँ, वो बात अलग है कि मैं पेपर पेन पे नहीं करके लाती हूँ, मैं पढ़ के तो आती हूँ। मुझे देखना है कि भाई मुझे आपको बेस्ट देना है। मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो 10 बुक्स पढ़नी पड़े। मैं भी नहीं चाहती कि 270 पेज की किताब है वो आप पूरा पढ़े। मैं तो चाहती हूँ कि बस मात्र 40 पेज ही आपको मिले, और वो 40 पेज ही ऐसे हो जिसमें आपका पूरा का पूरा चीजें कवर हो जाए। बाकी की चीजें मैं समझा दूंगी, जो उसके अंदर राम कहानी लिखी हुई वो मैं यहां समझाऊंगी। जो मैं आपको लिखने के लिए कहूंगी सिर्फ वो आपको लिखना है, लिमिट में लिखना है। चीजें समझ आई? चलिए अब यहाँ पे पेडागोजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये पेडागोजी शब्द भी बहुत ही नया है। चीजें समझ तो आ रही है ना? सिलेबस समझ आ गया? अब मैं सिलेबस की मैंने पूरी राम कहानी, आप डर ना जाओ इसलिए नहीं लिखवाई है, बहुत वाइड है अंदर। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मतलब फैली हुई नहीं है, किताबों में तो बहुत फैली हुई दे रखी है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं उनको लेके आपको डराना नहीं चाह रही। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको करवाती जाऊं, आप धीरे धीरे समझते जाओ। जैसे जैसे नई यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि देखो अब हमारा टीचिंग मेथड चालू हो गया है, देखो ये हमारी अप्रोचेज हैं, देखो ये हमारे करिकुलम है, देखो ये हमारे लेसन प्लानिंग है। तो वो चीजें मैं आपको साथ साथ बताती हुई जाऊंगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर पेडागोजी। ठीक है। कंप्यूटर शब्द आपको पता है, पेडागोजी हिंदी में लिख देती हूं शिक्षा शास्त्र। याद रखना, शिक्षा शास्त्र में और साइकोलॉजी मनोविज्ञान में बहुत फर्क है। मनोविज्ञान में आपकी मनोस्थिति का गर्भ अवस्था से लेके आपकी वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और शिक्षा शास्त्र में आपको शिक्षा देने के लिए आप पे अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र को ही शिक्षा विज्ञान बोलते हैं, शिक्षा अध्ययन बोलते हैं, ये इसी के ही नाम है। वो बाद में मैं आपको हर एक चीज लिखवाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, कहां से कौन सा शब्द आया, आप उस चीज की टेंशन मत लो, वो मेरा काम है। तो देखिए, शिक्षा और शास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है, मतलब एक तरीके से शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा के लिए हमें कैसे शिक्षा का हमें अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से अध्यापन करना चाहिए, किस तरीके से उस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, ये सारी के उसका उनका जो कलेक्टिव फॉर्म होता है वही क्या होता है, शिक्षा शास्त्र होता है। सबसे पहले जब हम यहाँ पे शिक्षा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा क्या है? हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ये तो इसका इंग्लिश है। क्या है? एजुकेशन। इंग्लिश में मीनिंग इसका क्या है? एजुकेशन।
अब आप ये बता दो कि शिक्षा शब्द किससे लिया गया है और एजुकेशन शब्द किससे लिया गया है। तो हर एक चीज को मैं बता देती हूं। सबसे पहले मैं इसका अर्थ, ये इसका क्या है, इंग्लिश अर्थ, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। शिक्षा का इंग्लिश मीनिंग होता है एजुकेशन। उत्पत्ति कहां से हुई है भाई इसकी? अच्छा याद रखना, ऐसे मत लिखना पूरी पूरी थ्योरी। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मतलब शिक्षा का इंग्लिश अर्थ होता है एजुकेशन, एजुकेशन की उत्पत्ति नहीं, डायरेक्ट इसी तरीके से शिक्षा इंग्लिश अर्थ क्या हो गया इसका, एजुकेशन, उत्पत्ति, डायरेक्ट उत्पत्ति। या फिर मैं इसकी यहां पे लिख देती हूं उत्पत्ति, क्योंकि नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ आए, बाकी उसे कोई पढ़ ना पाए और आप देखो, आपको वो रीड ना करने हो, सिर्फ वो पिक्चर की फॉर्म में हो, ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, ये टीचिंग मेथड में आएंगे। वो इस तरीके से ये आपको पिक्चर जैसा लगेगा। मैंने कहा कि इसको दो भागों में बांट दिया कि ये तो उससे मिलकर बना है, ई और ड्यू को। मैंने क्या कहा कि ये दो शब्द से मिलके बना है, ई और ड्यूको से। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसका अर्थ है कि आपने जो चीज आपको आती है उस चीज को बाहर निकालना। भाई देखो, शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती है। शिक्षा ऐसी नहीं है कि आप उसे यहां से आप वो भी देख सकते हैं, कमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। सिर्फ लाइव चलता रहता है, इतना पता चलता रहता है कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बच्चे कमेंट्स नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं आया, ये आया है। कमेंट्स कर सकते हैं और आप लोग देख पा रहे हो, पर आपके किसी काम का नहीं है, वो तो मेरे काम का जिसे मैं नहीं देख पा रही हूँ। कमेंट्स कर सकते हैं, आ रहे हैं कमेंट्स यहाँ पे। ये सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में है। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं है। आप देख के बताइए मुझे कि यहाँ पे चल भी रहा है या नहीं। मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ उस वो लाइव चल रहा है ग्रीन लाइट चल। अच्छा, आपको दिखाई भी दे रहे हैं और आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए कल सर से कुछ ऐसा करवाएंगे कि मैं भी कमेंट्स देख पाऊं, मुझे भी तो पता चले कि बच्चों को, ऑनलाइन वालों को, लाइव वालों को प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 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 फिर ठीक है। हाँ हाँ, उसे बंद कर दो, मैं यही हूँ। चलिए, हाँ हाँ, चलिए। नहीं, थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई देगा और मैं डांटूंगी भी नहीं। ठीक है। अच्छा चलिए, देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं पेडागोजी की, तो हमने दो शब्द लिए, एक है एजुकेशन और एक है हमारा मतलब एजुकेशन। शिक्षा का हिंदी अर्थ होता है एजुकेशन। ठीक है। हमने कहा कि शिक्षा, अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा किस शब्द से बना है, एजुकेशन किस शब्द से बना है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये मैं आपको हर एक चीज लिखवाऊंगी कि इसकी उत्पत्ति ई और ड्यूको शब्द से बनी है। पहले ये एडुकेयर होता था, एडुसियर होता था। ठीक है, ये इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो मनोविज्ञान में जरूरत पड़ती है। बस आपको हल्की हल्की बेसिक इंफॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो देखिए, शिक्षा का पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप लिखना। जैसे शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति थी ना, वो हुई थी संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से। धातु का मतलब शब्द ही होता है। किससे हुई थी? शिक्ष धातु से। और जब उसमें ए प्रत्यय लग गया तो वो शिक्षा बन गया। क्या? ए प्रत्यय लगा तो वो क्या बना? शिक्षा बना। कौन सी धातु से हुई? शिक्ष धातु से। कौन सी भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा का। अब अगर हमसे पूछे एजुकेशन, तो भाई एजुकेशन की उत्पत्ति एडिक्टम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? एडिक्टम शब्द से हुई है एजुकेशन की उत्पत्ति। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है ई और ड्यूको। हमें उन्हीं का अर्थ बताना है। तो आप सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए शिक्षा। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट शिक्षा, कौन सी भाषा का शब्द? भाषा संस्कृत। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, लिखिए।
सबसे पहले लिख दीजिए पेडागोजी। सबसे पहले लिख दीजिए पेडागोजी। अर्थ क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। अर्थ क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और शास्त्र से। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। लिख दीजिए शिक्षा। सबसे पहले लिख दीजिए शिक्षा। कौन से भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, है ना। ये वाली चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सी भाषा का शब्द है, पेडागोजी कौन सी भाषा का, ये हर एक चीज में लिखवाऊंगी। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का। ठीक है, कौन सी धातु से बना है? शिक्ष धातु से। कौन सी धातु से बना है? शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु प्लस ए प्रत्यय लग के, शिक्ष प्लस ए लिख दो प्रत्यय और ब्रैकेट में लिख दो शिक्ष प्लस ए और ब्रैकेट में लिख दो प्रत्यय। शिक्ष प्लस ए प्रत्यय क्या बन गया? इसी से शिक्षा बन गया। इसी से क्या बन गया? शिक्षा। चलिए अब आगे लिखते हैं शिक्षा का इंग्लिश मीनिंग। आप सिर्फ इंग्लिश लिख दो, शिक्षा लिख के इंग्लिश, उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन। EDUCATION, एजुकेशन। लैटिन भाषा के शब्द एडिक्टम से बना है। एडिक्टम लिखा हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द एडिक्टम से बना है। AEDUCTUM। ठीक है, एडिक्टम किस भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई का होता है आउट ऑफ, बाहर निकालना। हाँ, ई का। ड्यूको का अर्थ होता है एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, आउट ऑफ। और ड्यूको का अर्थ होता है टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपके अंदर जो चीजें हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना। आपके अंदर जो काबिलियत छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना। आपको मैंने पेन ही नहीं दिया, मैंने आपको लिखना ही नहीं सिखाया, तो क्या आप सुंदर राइटिंग लिख सकते हो? आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है? जब तक कि मैंने आपको पेंसिल नहीं दी आर्ट बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो? तो उन चीजों को अंदर से बाहर निकालना ही क्या होता है? एजुकेशन होता है। अंदर से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, अंदर से चीजों को बाहर निकालना। आउट ऑफ और ड्यूको का अर्थ होता है टू एक्सट्रैक्ट, जो चीजें आपके अंदर है उनको बाहर निकालना। ठीक है, अंदर से बाहर निकालना। अब देखिए, जब हमने ये इस शब्द की बात कर ली, अब मैं आपको बता देती हूँ, आपसे आउट ऑफ टू एक्सट्रैक्ट नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आपसे इतना पूछेगा कि शिक्षा है, ये किस शब्द से बना है, कौन सी भाषा के शब्द से बना है? संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। आप लोग साथ साथ बोलते जाइए, किस भाषा के शब्द से बना है? संस्कृत भाषा के शब्द से बना है, जिसमें शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगा है। शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। उसी से क्या बना है? शिक्षा बना है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एजुकेशन। ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडेक्टम से बना है। किस शब्द से बना है? एडेक्टम से। पेडागोजी में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा के किस शब्द से बना है।
कुछ कुछ शब्द ऐसे आएंगे, जैसे पेडागोजी है वो ग्रीक से भी बना है, फ्रेंच से भी बना है। जनरली आपको बुक्स में ग्रीक लिखा हुआ मिलेगा, मुझे भी कुछ बुक्स में ग्रीक लिखा हुआ मिला, कुछ में मुझे फ्रेंच लिखा हुआ मिला। जब पता किया तो दोनों से ही मिलके बना है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग में मीनिंग अलग अलग था, दोनों की स्पेलिंग अलग थी। तो वो चीजें ध्यान देनी होगी। अब उसको अगर मैं हिंदी में लिखवा दूं तो हिंदी से काम नहीं चलेगा, जो चीजें इंग्लिश में लिखी जाएंगी वो आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। ठीक है, तो लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन किससे बना? लैटिन भाषा के शब्द एडक्टम से बना है, जो कि ई और ड्यूको, ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और ड्यूको का अर्थ होता है टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अंदर से चीजों को बाहर निकालना, आपके अंदर से आपकी काबिलियत को, आपकी एबिलिटी को, आपकी क्षमता को बाहर निकालना, कि आप ये चीज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन समय में शिक्षा द्विमुखी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? द्विमुखी। मैंने द्वि गलत लिख दिया है ना, छोटी ई की मात्रा आएगी। द्विमुखी हुआ करती थी। शिक्षक, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। आपको भी नहीं पता? हाँ, मेरे को भी नहीं पता है, चलो फिर सही है। शिक्षक और शिक्षार्थी। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे नई चीजें आएंगी। ठीक है, वो मेरा काम है ना समझाना। देखिए, पहले प्राचीन समय में शिक्षा कैसी हुआ करती थी? द्विमुखी हुआ करती थी, है? दो मुंह, द्विमुखी का अर्थ है, हाँ, एक शिक्षक का, एक शिक्षार्थी का, एक सीखने वाले का, एक सिखाने वाले का, हो गए ना दो मुख। तो ठीक है, कैसे हुआ करती थी शिक्षा? द्विमुखी हुआ करती थी, एक शिक्षक होता था और एक शिक्षार्थी होता था। ये प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में तो ये ऐसे बैग वगैरह ये इतने सिस्टम भी नहीं हुआ करते थे। प्राचीन समय में तो बिठा के पढ़ा देते थे, धनुर्विद्या धनुष सिखा के दे देते थे, ये अलग तरीके से। आजकल क्या करते हैं, हर चीज को पढ़ाते भी है। आजकल अगर आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेने जाओगे तो पहले आपको पढ़ाया जाएगा फिर सिखाया जाएगा। मतलब स्विमिंग के लिए भी, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो उसके लिए भी पहले पढ़ाएंगे 2-4 दिन, आपको ज्ञान देंगे और फिर आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। आजकल शिक्षा शब्दों से भी दी जाती है, प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली भी दी जाती है ना। शिक्षा का स्तर अलग हो चुका है। वो बात अलग है कि हमारे शिक्षार्थियों का भी स्तर अलग, वो शिक्षकों का स्तर अभी तक इतना अच्छा नहीं हो पाया है। आप लोग अच्छे टीचर बनना, क्लास जरूर जाना, पढ़ाना जरूर, ना भी आए ना, मुझे पता है जब पढ़ाने जाओगे आधी चीजें नहीं आएंगी। इट्स अ जेन्युइन थिंग। उन्हें नहीं पता, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी है, आपने पढ़ा है वो, बस आपको उन चीजों को इनहेंस करना है, आपको निकालना है उन चीजों को कि देखो मैंने ये चीजें पढ़ी थी और मैं इस तरीके से उन्हें पढ़ा सकता हूँ। अरे गवर्नमेंट आपको पे करेगी तो कम से कम उसे, कम से कम अपने मन की शांति के लिए ही सही उसको, उसका 100% ना सही 30-40% ही दे के आ जाना। वैसे हमारे शिक्षक देते नहीं है, बहुत रेयर। अगर हमारे हमारे शिक्षकों में काबिलियत बहुत होती है, इतने लोगों को पछाड़ के पहुंचते हैं, लेकिन वो शिक्षकों को खुद को नहीं पता कि वो क्या रट के पढ़े हैं, रटंत विद्या में चल रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं हो सकता। आप वो परफॉर्मेंस दे नहीं सकते नेटवर्किंग में जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली उसकी लेयर और उन चीजों को समझोगे नहीं, क्या दोगे परफॉर्मेंस? मैं आपको एक चीज बता देती हूं, मैंने आपके सामने नेटवर्क की लेयर बना दी है 7, मैं आपसे उससे 50 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जब तक कि आप उस चीज को समझोगे नहीं, मैं आपको कितनी ही थ्योरी बता दूं आप आंसर नहीं दे पाओगे। ये रियलिटी है। मैं आपको डीबीएमएस में कितनी ही की बनाना सिखा दूं, जब तक कि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि सुपर की कैसे बनती है, ये चीज कैसे बनती है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने वो चीज सीखी है, प्रैक्टिकली सीखी है, आपने वो चीज प्रैक्टिकली सीखी है, तो बस आपको अपने मन के अंदर ये चीज लेके जानी। जितना मैंने सीखा है कम से कम उतना तो सिखा दूं, और उतना सिखाने जब आप चलोगे तो याद रखना, आप उतना सीख जाओगे जितना आपको कोई नहीं सिखा पाया। क्योंकि पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ता, पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता, और पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए समझना पड़ता है उन चीजों को उस लेवल तक कि बच्चों ने अगर इस तरीके से पूछा तो इसका जवाब ऐसे देना है। अच्छे टीचर बनना, मजा आएगा।
पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। और अगर और अपने आप को इनहेंस करना है, आप अपने आप को और ज्यादा वो करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाना। आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे, दूसरा टीचर आ जाएगा, आपको हटा दे। हाँ हाँ, कोई नहीं, तो देखने दो, कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्राचीन समय में शिक्षा कैसी हुआ करती थी? द्विमुखी हुआ करती थी। आधुनिक समय में, अभी मैं आपको पेडागोजी के लिए थोड़ा सा यूज टू कर रही, ताकि तो थोड़ी सी आपको आदत हो जाए। आज ही मैं सिर्फ सीधे पेडागोजी शुरू कर देती, आप नहीं पढ़ पाते। थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट कर रही हूँ, थोड़ा सा ये वार्तालाप सब खत्म हो जाएगी। 2 4 5 दिन की बात है, फिर आप कहोगे मैम 5 मिनट रुक जाओ, मैं कहूंगी नहीं, पढ़ लो, क्योंकि फिर वो कंप्यूटर वाला फ्लो चालू हो जाएगा। अभी ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है। देखिए, आधुनिक समय में शिक्षा कैसी हुआ करती थी? त्रिमुखी हुआ कर। अभी आधुनिक समय में कैसी है? त्रिमुखी। आप हो गई, अभी तीसरा मुख कौन सा आ गया? हाँ। आधुनिक समय में शिक्षा कैसी आधुनिक समय में शिक्षा त्रिमुखी हो गई है। यहां तो शिक्षक होता है, ठीक है, यहां शिक्षार्थी होता है, यहां शिक्षक होता है, यहां शिक्षार्थी होता है, और यहां पे क्या आ गया आपका? पाठ्यक्रम आ गया। भाई पहले कोई पाठ्यक्रम थोड़ी होता था, पहले पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता था। शिक्षक शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता था, सिर्फ इतना ही हुआ करता था। अब क्या हो गया है? शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? पाठ्यक्रम के आधार पर। तो पहले शिक्षा कैसी थी, अब शिक्षा कैसी हो गई है? शिक्षक और शिक्षार्थी, और ये कौन सा हो गया? पाठ्यक्रम। ये होता है स्वतंत्र चर, मतलब ये स्वतंत्र रहता है, ये स्वतंत्र रहता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जो शिक्षार्थी होता है ये शिक्षक पर डिपेंड करता है, और ये होता है मध्यस्थ। ये क्या होता है? मध्यस्थ का काम। आज मैं आ गई, मेरे पास पाठ्यक्रम नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरे पास पाठ्यक्रम नहीं है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? आ जाओ, चलो अपन पिछले वाला जो भी है, ये उपनिषद वगैरह और जो भी गीता वीता है, चलो वही पढ़ लेते। ऐसा तो नहीं है। पहले बच्चों को समाज में कैसे रहना है और धर्म वगैरह इनके बारे में सिखाया जाता था। आजकल विशेष शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? विशेष शिक्षा दी जाती है, और विशेष शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम होता है। पहले 5 साल के बच्चे से लेके 25 साल का बच्चा तक एक ही सिलेबस पढ़ता था, और मजे होते थे उनके। शिक्षक के ऊपर कोई लोड नहीं है। आओ, चलो आज हम रामायण डिस्कस करेंगे। चलो आज हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर मैं यहाँ आई हूं, तो मैं पहले पाठ्यक्रम लेके आई हूं, जबकि आरएसएसएमबी ने खुद ने नहीं दिया। फिर भी मुझे तो लाना पड़ा ना, क्योंकि मैं आपसे कैसे जुड़ पाऊंगी? हमारे बीच में जो मध्यस्थता का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? पाठ्यक्रम। ठीक है, तो शिक्षक होता है स्वतंत्र चर होता है, ये मध्यस्थ चर होता है, और ये शिक्षार्थी होता है, ये डिपेंडेंट होता है शिक्षक पे, ये डिपेंडेंट होता है। यहां तक चीजें समझ आई? आ रही है? लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो इसे। है? नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगी, ये वाली चीजें फिर पूछ लेगा। फिर टाइम हो गया है क्या? डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? निर्भर। निर्भर होना, आश्रित होना। हाँ, तो यहां निर्भर चर लिख सकते हो, डिपेंडेंट लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना? है? हाँ, पहले बाइलेटरल हुआ करती थी, अब ट्राइलेटरल होते। बाइलेटरल में शिक्षक और शिक्षार्थी होता था, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। शिक्षक की जो इच्छा होती थी, आप बस गुरुकुल में छोड़ जाओ, आपके बच्चे को शिक्षा देना हमारा काम है, हम आपको पाठ्यक्रम नहीं बताएंगे।
अब आप यहाँ आए हो, पाठ्यक्रम लेके आए हो, आप आरएसएसएमबी ने नहीं दिया तो भी मैं खुद एक्सट्रैक्ट करके लेके आई हूँ पाठ्यक्रम, क्योंकि मैं डिसाइड करके आई हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट कैसे कर पाऊंगी, मैं आपको वही चीजें तो पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में आनी है। तो पाठ्यक्रम तीसरा स्तंभ हो गया है अब, ठीक है। चलिए, ये दिया है जॉन ड्यूवी ने। किसने दिया है? जॉन ड्यूवी ने। अब देखिए, ऐसा होता है ना कि जॉन ड्यूवी ने ये दिया कि भाई देखो, शिक्षा होती है ट्राइलेटरल होती है। अच्छा, यहाँ स्वतंत्र चर, यहाँ मध्यस्थ चर लिख लोगे ना, मीडिएटर, ठीक है, और ये डिपेंडेंट है ना, किस पे? शिक्षक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आश्रित, निर्भर, जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि इनमें से स्वतंत्र चर कौन सा है, इनमें से डिपेंडेंट कौन सा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये मीडिएटर है, ठीक है। अब देखिए, जब जॉन ड्यूई ने कहा, जॉन ड्यूई ने ये कहा कि भाई देखिए, तीन चर होते हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा है वो त्रिमुखी है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, और इनको जोड़ने का, इनके बीच में जो कड़ी का कार्य होता है वो पाठ्यक्रम का होता है, पाठ्यक्रमी शिक्षक। भाई कौन शिक्षक किसको पढ़ाएगा, कौन शिक्षार्थी होगा, वो इसी पे डिपेंड करता है। फिर उन्होंने कहा कि जॉन ड्यूई के एक थे ब्लूम अंकल, ब्लूम महोदय, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? कहते कि केवल पाठ्यक्रम से काम चल जाएगा क्या? केवल पाठ्यक्रम से काम चल जाएगा क्या? नहीं। तो आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, आपकी एक नैतिक शिक्षा की बुक आती है, इथिक्स की, पाठ्यक्रम में चालू की गई है, इथिक्स की बुक चालू की गई है। इथिक्स की बुक आपको क्या सिखाती है? समाज में व्यवहार कैसे करना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको वृद्धों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, आपको समान उम्र के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या अहिंसा है, क्या हिंसा है, इन चीजों से क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या समाज में रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं? है जरूरी। तो जॉन ड्यूई ने कहा केवल पाठ्यक्रम, ब्लूम अंकल बोले बाकी सब चीजों से तो मैं सहमत करता हूं। ब्लूम अंकल क्या बोले कि बाकी सब चीजों से मैं सहमत करता हूं, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या यहाँ पे समाज की जानकारी नहीं होनी चाहिए? जब तक कि, क्योंकि शिक्षा ही किसकी, संस्कृति और समाज की जननी है। और अगर आप उस शिक्षा में, मैं आज आपको सिर्फ एक कंप्यूटर सिखा के भेज दूं और कंप्यूटर में आप बनाने लग जाओ रोबोट, वो रोबोट मूवी देखी है ना, उसमें नैतिक शिक्षा का, समाज का ध्यान नहीं रखा गया, तभी तो ऐसा रोबोट बन गया जो पूरे समाज का ही खात्मा करने लग गया। इथिक्स का ध्यान रखा जाता है ना, कि ऐसा ना हो कि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये हम मनुष्य पे ही भारी हो जाए। और इस चीज का हम ध्यान कब रख पाएंगे? जब हमें समाज की जानकारी होगी, जब हमें पता होगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, द्विमुखी शिक्षा के बारे में तो आपने पढ़ी लिया, शिक्षक और शिक्षार्थी होता है, वहां तक कोई ज्यादा मतलब है नहीं। आधुनिक शिक्षा ये त्रिमुखी हो गई है, ठीक है, ट्राइलेटरल हो गई है, इसके अंदर तीन होते हैं, इसके तीन स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। वो बताया जॉन ड्यूई ने, और जॉन ड्यूई के उससे कथन से कौन सहमत नहीं हुए? ब्लूम अंकल। ब्लूम अंकल ने क्या कहा, जब भी किसी चीज के अंदर और चीजें ऐड होंगी तो वो उसके बाद ही आता है। ब्लूम महोदय ने क्या कहा, या सर ब्लूम ने क्या कहा कि देखिए, शिक्षक सही है, शिक्षार्थी सही है, लेकिन केवल पाठ्यक्रम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे समाज भी ऐड करो, मतलब यहाँ पे समाज की शिक्षा भी होनी चाहिए। आजकल आपके सिलेबस में, पता नहीं आप लोगों के टाइम पे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में बहुत पहले से ही इथिक्स चलती है, वो नेसेसरी है आपके लिए। इवन पता नहीं अपने राजस्थान बोर्ड ने तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐड नहीं की है, सीबीएसई बोर्ड में तो एसयूपीडब्ल्यू वगैरह और भी बहुत सारे, एसयूपीडब्ल्यू में तो आपको फावड़ा वगैरह चलाना भी सिखाते हैं, कहते तो जिंदगी में हर एक चीज आनी चाहिए, इवन कुकिंग भी सिखाते हैं, इवन आपको क्राफ्टिंग भी सिखाते हैं। तो देखिए अब शिक्षा कितनी, मतलब इसका जो स्तर है वो कितना वाइड हो चुका है, वो आपको हर एक स्तर पे फावड़ा चलाना पड़े तो वो भी सीख लो।
ठीक है? क्योंकि मैं खुद सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, नहीं आता था फिर भी सिखाया। क्योंकि आपको सैटरडे की सीसी एक्टिविटी के नाम पे वो फावड़ा चलवा देते हैं। लेकिन फावड़ा ही नहीं चलवाते हैं, वो डांस वगैरह, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, हर एक चीज होती है, लेकिन महीने में एक बार वो फावड़ा भी चलवाते हैं, घास खुदवाते, वो खुरपी होती है ना, ग्राउंड की साफ सफाई करवा देते हैं, कंकड़ हटवा देते हैं। हाँ, वो नरेगा की प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे। देखिए, ये सिंपल सा मीनिंग इतना है कि कम से कम आप अपना स्वयं का विकास तो कर पाए, आप अपने स्वयं के लेवल पे तो डेवलप हो पाए। अब आपको लगता है नरेगा काम, देखिए हम विकासशील देश हैं, शायद हमारी ये अब तो क्लास ऑफ कर देनी चाहिए ना। कहाँ से होगी भाई, मुझे नहीं आता है।